चलिएगा भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्यार वगैरह बनाए रखेंगे क्लास पर और पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फटाफट से आप सभी आ जाएंगे, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे हर रोज की तरह। और ये क्लास देखिएगा, इस क्लास का मेन मकसद क्या है चीज समझिएगा। जो आपकी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो यूनिक है, उसे आप अच्छे से करेंगे। दूसरा, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की मैराथन करा दी है, उन्हें अच्छे से करेंगे तो आपकी दो चीजें होगी। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट हो गई, 1000 क्वेश्चंस के थ्रू आपका 35 नंबर का क्लियर हो गया, है ना। आरपीएफ वाले समझेंगे। इसके अलावा ये जो 1000 क्वेश्चन के अलावा ये 15 दिन जो है ना, 15 दिन, ये 15 दिन आपके लिए कुछ ऐसे होंगे कि इसमें आप लगातार लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 15 दिन 15 मैराथन में। और आपका इसमें करंट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, सारे के सारे आपके क्वेश्चन इस मैराथन में कवर होंगे 15 दिन में। मतलब हम देखिएगा, चाहे हमें एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन लेने पड़े, चाहे एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन लेने पड़े, चाहे एक सब्जेक्ट से 10 ही क्वेश्चन क्यों ना लेने पड़े, लेकिन ओवरऑल आपका रिवीजन एक 15 दिनों में अच्छे से हो जाएगा आरपीएफ वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक बार आप सभी आ जाएंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे स्टार्टिंग में, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फटाफट से वीडियो को शेयर वगैरह कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिएगा स्टार्ट करें, है ना, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। और आज ज्योग्राफी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी, और उसके बाद हम पॉलिटी को लेकर बात करेंगे, उसके बाद साइंस को लेकर बात करेंगे, है ना। सारे सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। स्टार्ट करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के, है ना। शुरुआत में जो क्वेश्चन है आरपीएफ के हैं, इसके अलावा उसके बाद एनटीपीसी के भी क्वेश्चन है, और उसके अलावा ग्रुप डी के भी क्वेश्चन है। यानी पूरा का पूरा जो टारगेट किया गया वो रेलवे को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो तीस्ता नदी द्वारा बनाया गया है? कौन सा पास तीस्ता नदी का रास्ता है? अगर मैं आपको पास पढ़ाने स्टार्ट करूं तो देखिएगा, यहां पर आइएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, कुछ पासों को समझ लेते हैं। मैंने यहां पर मैप लगाया, मैं आपको कुछ पासों को एक बार लर्न करा देता हूं, कैसे कैसे कौन कौन से पास है। देखिएगा, सबसे पहले आप जब सिक्किम में आते हो, यहां पर सिक्किम वाले पार्ट में आते हो, ये वाला जो स्टेट है इसका नाम है सिक्किम। इस स्टेट का क्या नाम है? इस स्टेट का नाम है सिक्किम। ठीक है, ये जो सिक्किम स्टेट है ना, ये जो सिक्किम स्टेट है, यहां पर 2 पास है। कौन कौन से? नाथुला और जलेपला। एक पास का नाम है नाथुला और एक का नाम है जलेपला। नाथुला और जलेपला 2 पास है यहां पर। कौन कौन से? नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला ये क्या काम करते हैं? नाथुला पास और जलेपला पास ये सिक्किम को चाइना से जोड़ने का काम करते हैं, फिर तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। नाथुला पास को लेकर बात करें, यहां पर एक पास आता है नाथुला पास। कौन सा पास आता है? नाथुला। और एक आता है जलेपला पास। कौन सा आता है? जलेपला पास। नाथुला और जलेपला को लेकर बात करें, नाथुला पास जो है ना, नाथुला पास ये 1962 में बंद कर दिया गया था, 1962 में, है ना। भारत चाइना युद्ध के समय 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। प्राचीन काल में इससे रेशम का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था? इससे रेशम का व्यापार होता था, इसीलिए इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता था। रेशम मार्ग भी इसे बोला जाता था। किसको? नाथुला पास को। पहले नाथुला पास को रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता था। इसे 1962 में बंद कर दिया गया था, 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया। इधर नाथुला पास। भारत और चाइना के बीच, भारत व चाइना के बीच सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी से होता है तो वो नाथुला पास ही है वर्तमान में। ठीक है, जलेपला पास को लेकर बात करें, सिक्किम के गंगटोक को, सिक्किम के गंगटोक को जोड़ता है किससे? जोड़ता है तिब्बत की राजधानी लहासा से। तिब्बत की राजधानी लहासा से कनेक्ट करने का काम करता है, उसका नाम है हमारे पास कौन सा? जलेपला पास। क्लियर है? कौन सा? जलेपला पास है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। हाँ, अगर मैं बात करूं, देखिएगा यहां पर हमारे पास एक स्टेट पड़ता है ये वाला, और इस वाले स्टेट का नाम है हमारे पास क्या? इस वाले स्टेट का नाम है हमारे पास उत्तराखंड। यहां पर हमें कुछ पास देखने को मिलते हैं, जैसे कौन कौन से पास हैं? यहां पर हमें देखने को मिलता माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास, है ना। कौन कौन से? माना पास, नीति पास, नीति पास और लिपुलेख पास। कौन सा? लिपुलेख पास। ये 3 पास देखने को मिलते हैं। अगर बात करें किसको लेकर? माना नीति को लेकर, तो माना नीति कनेक्ट करते हैं किसको? उत्तराखंड को तिब्बत से, जबकि लिपुलेख पास जो है कनेक्ट करता है उत्तराखंड को नेपाल से। किसको? उत्तराखंड को नेपाल से कनेक्ट करता है, इसका नाम है लिपुलेख पास। क्या नाम है? इसका नाम है लिपुलेख पास। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो माना नीति लिपुलेख कहां के पास है? उत्तराखंड के पास है। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को आपने समझा होगा। पहले इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे, फिर आगे के और आगे के पासों को भी समझेंगे। तो अगर हम बात करें किसको लेकर, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तीस्ता नदी का रास्ता है? तो यह नाथुला पास। कौन सा? नाथुला पास जो है वो तीस्ता नदी का रास्ता है। क्या है? तीस्ता नदी का रास्ता है नाथुला पास।
क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको किससे जोड़ता है? जोजिला पास किसको किससे जोड़ने का काम करता है? जोजिला पास, जोजिला दर्रा। ठीक है, अगर हम जोजिला पास को लेकर बात करें तो यहां पर आइएगा, इसी मैप में समझते हैं। एक बार हम सारे के सारे कश्मीर के पासों को समझ लेते हैं। देखिएगा, आप यहां पर ऊपर की ओर आएंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेंगे? जम्मू कश्मीर के पास दिखेंगे, है ना। यहां पर आपको क्या दिखेंगे? जम्मू कश्मीर के पास। ये वाला जो स्टेट है इसका नाम है, स्टेट नहीं यूटी है, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। क्या नाम है इसका? नाम है जम्मू कश्मीर। क्या नाम है? जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा ऊपर जो आपको दिखता है यहां पर, यह है हमारे पास लद्दाख। क्या नाम है? यह है लद्दाख। क्या नाम है? यह है लद्दाख। ठीक है, कौन सा लद्दाख है? कौन सा लद्दाख? ये लद्दाख है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिएगा यहां पर एक पास पड़ता है जिसका नाम है जोजिला पास, जोजिला दर्रा। यहां पर पड़ती है एक जगह श्रीनगर। यहां पर कौन सी जगह पड़ती है? एक जगह पड़ती है श्रीनगर, और यहां पर एक जगह पड़ती है लेह। कौन सी पड़ती है? लेह। तो आपसे पूछता है जोजिला पास किसको किससे कनेक्ट करता है? तो जोजिला पास जो है वो श्रीनगर को कनेक्ट करता है लेह से। मैं ये कह सकता हूं ये दोनों की राजधानियों को कनेक्ट करता है। भारत में सबसे नए बने दो यूटी कौन से हैं? वो है श्रीनगर और लेह। तो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। इसके अलावा यहां पर एक पास पड़ता है और इस पास का नाम है बुर्जिल पास। क्या नाम है? बुर्जिल पास। अगर बुर्जिल पास को लेकर बात करें, ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को। यहां पर पड़ता है गिलगिट। कौन सा पड़ता है? गिलगिट। और गिलगिट कहां पर है? गिलगिट है पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है गिलगिट। तो आपसे पूछेगा बुर्जिल पास किसको किससे कनेक्ट करता है? तो बुर्जिल पास कनेक्ट करता है किसको? श्रीनगर को गिलगिट से। यहां पर दो पास पड़ते हैं, एक का नाम है हमारे पास क्या? एक का नाम है हमारे पास बनिहाल, बनिहाल पास, और एक का नाम है पीर पंजाल पास। कौन सा? पीर पंजाल पास। आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल पास क्या करते हैं? तो यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हमारे पास क्या? जम्मू, है ना, जम्मू। और ऊपर कौन सी है? ऊपर है श्रीनगर, ऊपर है श्रीनगर। तो आपसे पूछेगा जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कौन करता है? जम्मू को श्रीनगर से। तो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम करते हैं दो पास, बनिहाल पास और पीर पंजाल पास। सॉरी, बनिहाल पास और पीर पंजाल पास। याद रखेंगे, सिंपल है। तो अगर आपसे पूछे बुर्जिल पास कहां पर है, आपसे पूछे बनिहाल पास कहां पर है, आपसे पूछे पीर पंजाल पास कहां पर है, ये सारे के सारे पास जम्मू कश्मीर के पास है। जिसमें से श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता बुर्जिल पास, जबकि सॉरी जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता बनिहाल, सॉरी बुर्जिल, एक मिनट रुकिएगा, जोजिला, है ना। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है जोजिला पास। बुर्जिल पास जो कनेक्ट करता है किसको? श्रीनगर को गिलगिट से। जबकि बनिहाल और पीर पंजाल पास कनेक्ट करते हैं जम्मू को श्रीनगर से। किसको? जम्मू को श्रीनगर से। याद रखोगे, सिंपल है, चलिएगा आगे की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर मुझे आप करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ये सारे जम्मू कश्मीर के पास हो गए। तो आपने सिक्किम के पासों को पढ़ लिया, आपने जम्मू कश्मीर के पासों को पढ़ लिया, और आपने किसके पासों को पढ़ लिया? और आपने उत्तराखंड के पासों को पढ़ लिया। जोजिला पास कनेक्ट करता है किसको? श्रीनगर को लेह से। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है जोजिला पास। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य है? पालघाट पास किसके मध्य है निम्नलिखित में से? नीलगिरी अन्नामलाई, नीलगिरी कार्डेमम, अन्नामलाई कार्डेमम, कार्डेमम पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, किसके बीच है? देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आइएगा। अगर मैं बात करूं, देखिएगा यहां पासेस पे आएंगे आप जब, तो यहां पर आप कुछ पासेस को और देख पाओगे साउथ में, कुछ पासेस को और देख पाओगे। जैसे मैं अगर यहां पर आपको हाईलाइट करूं, यहां पर एक पास है, सेकंड पास यहां पर है। यहां पर पड़ती है जगह मुंबई। कौन सी पड़ती है? मान लीजिए मुंबई है ना, मुंबई। यहां पर पड़ता है नासिक, नासिक। यहां पर पड़ता है पुणे, पुणे। ठीक है, यहां पर 3 स्टेट में फैला हुआ है हमारे पास नीलगिरी पहाड़ियां। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में फैली हुई है नीलगिरी पहाड़ियां। और नीचे 2 स्टेट में फैली हुई है हमारे पास अन्नामलाई पहाड़ियां। कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक, अगर आपसे पूछे 4 पास पड़ते हैं हमारे पास, 4 फेमस पास हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास थालघाट पास। थालघाट पास कनेक्ट करता है किसको? मुंबई को नासिक से। थालघाट पास मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। जबकि एक पास है हमारे पास भोरघाट पास। भोरघाट पास मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। मैं इसे लिख देता हूं थालघाट। T4 थालघाट किसको? मुंबई से को नासिक से। B4 भोरघाट, भोरघाट कनेक्ट करता मुंबई को पुणे से। यह है मेरे पास नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियां। नीचे है अन्नामलाई पहाड़ियां। नीचे कौन सी है? अन्नामलाई पहाड़ियां हैं। तो आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा पास है, ऐसा कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है किसको? नीलगिरी को अन्नामलाई से? वो है हमारे पास
पालघाट पास, P4 पालघाट पास, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेनकोट्टा पास। सेनकोट्टा पास कनेक्ट करता है केरला को तमिलनाडु से, केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है हमारे पास सेनकोट्टा पास। कौन सा? सेनकोट्टा पास। तो आप याद रखेंगे नॉर्मल सी चीजें जो मैंने आपको बताई, मुंबई को नासिक से थालघाट, मुंबई को पुणे से भोरघाट, नीलगिरी को अन्नामलाई से पालघाट और केरल को तमिलनाडु से सेनकोट्टा पास। ये चारों के चारों पास किसके हैं? वेस्टर्न घाट के पास है। किसके? वेस्टर्न घाट के पास है। याद रखेंगे? अरे हाँ या ना तो मुझे बता दिया करो, हाँ या ना। तो आपकी बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम आंसर की ओर बढ़ेंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का? आप मुझे बताएंगे किसको किससे कनेक्ट करता है हमारे पास? पालघाट दर्रा, पालघाट पास। पालघाट पास किसको किससे कनेक्ट करने का काम करता है? पालघाट दर्रा, पालघाट पास। तो आप कहेंगे पालघाट पास कनेक्ट करता है नीलगिरी को अन्नामलाई पहाड़ियों से, नीलगिरी को अन्नामलाई पहाड़ियों से कनेक्ट करता है पालघाट पास, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? रोहतांग पास कहां पर है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहां पर है? चलिएगा, रोहतांग दर्रा कहां पर है? आइएगा, रोहतांग दर्रे को मैं एक बार बता देता हूं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर रोहतांग दर्रे को लेकर मैं बात करूं, किसको लेकर? रोहतांग दर्रे को लेकर मैं बात करूं, तो जब आप यहां पर आओगे इस वाले पार्ट में, तो यहां पर आपको एक स्टेट दिखेगा और इस वाली स्टेट का नाम है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश है। यहां पर हमें कुछ पास देखने को मिलते हैं, जैसे एक पास का नाम है सिपकिला पास, है ना। एक पास का क्या नाम है? एक पास का नाम है हमारे पास सिपकिला पास, और सिपकिला पास इस तरीके से यहां पर है सिपकिला पास। ये वाला पार्ट है सिपकिला पास का, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक पास यहां पर हमें देखने को मिलता है इस वाले हिस्से में, इस तरीके से यहां पर एक पास है, इसका नाम है हमारे पास बारालाचाला पास, बारालाचाला पास। यहां पर एक पास है, इसका नाम है हमारे पास रोहतांग पास। क्या नाम है? रोहतांग पास है, ठीक है। अब इन पासों के बारे में समझिएगा। आपसे कैसा है, ऐसा कौन सा पास है जिससे होकर सतलज रिवर भारत में एंट्री करती है? इसका नाम है सिपकिला पास। कहां का? हिमाचल प्रदेश का है। यह सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। किसको? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और यह कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। एक पास है, इसका नाम है बारालाचाला पास। बारालाचाला पास यहां पर पड़ता है एक जगह मंडी, और यहां पर पड़ता है एक जगह लेह। मंडी है हिमाचल प्रदेश का, लेह है हमारे पास लद्दाख का। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी को लद्दाख के लेह से कनेक्ट करने का काम कौन सा पास करता? बारालाचाला पास। और बारालाचाला पास से ही एक रिवर निकलती जिसका नाम है चेनाब रिवर। चेनाब नदी का ओरिजिन किस पास से होता है? बारालाचाला पास से होता है। एक पास आता है सिपकिला पास। सिपकिला पास को लेकर बात करें तो सिपकिला पास से होकर रावी नदी का ओरिजिन होता है। किससे? सिपकिला पास से। रावी और व्यास नदियों का ओरिजिन सिपकिला पास के नजदीक से होता है। क्लियर है? तो आप क्या समझे? आप यहां से 3 पास समझे। सिपकिला पास हमारे पास, सिपकिला पास हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है, और ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, और इसी से सतलज नदी का रास्ता है। एक है हमारे पास बारालाचाला पास जो कि कनेक्ट करता है मंडी को लेह से, है ना, और यहां से चिनाब नदी निकलती है। एक पास है हमारे पास रोहतांग पास। रोहतांग पास से 2 नदियां निकलती हैं, रावी और व्यास। रावी और व्यास का ओरिजिन है। ये तीनों पास कहां के? हिमाचल प्रदेश के हैं। क्लियर है? याद रहेगा? हाँ या ना मुझे बता दो। इसके अलावा यहां पर आइएगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिखेगा इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? ये वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। जब आप अरुणाचल प्रदेश में आओगे, इस वाले हिस्से में आओगे, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक चीज दिखेगी। वो चीज क्या है समझिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश जो है यहां पर आपको एक पार्ट दिखेगा कुछ पासों को लेकर। जैसे एक पास आता है हमारे पास बूमडिला, है ना, बूमडिला पास। एक आता है यांगयाप पास। एक आता है हमारे पास दीफू पास, पांगसाड पास, लिखापानी पास, है ना। यहां पर पड़ता है आपके पास मणिपुर। ये वाला हिस्सा है मणिपुर। यहां पर आता है तुजू दर्रा, तुजू पास। कौन सा था? तुजू पास, तुजू दर्रा, तुजू पास, तुजू दर्रा। अब यहां पर समझिएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसका नाम है बूमडिला, बूमडिला। इसका नाम है यांगयाप पास। क्या नाम है? यांगयाप। इसका नाम है हमारे पास दीफू, यांगयाप, दीफू पास, दीफू। पांगसाड पास, पांगसाड पास। इसका नाम है लिखापानी पास, लिखापानी पास। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानिएगा कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा, ये सारे के पास, सारे पास अरुणाचल प्रदेश के हैं, जिसमें से बूमडिला और यांगयाप पास जो है चाइना बॉर्डर पर है, जबकि दीफू, पांगसाड और लिखापानी पास जो है ये म्यांमार बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। किस पर? म्यांमार बॉर्डर पर। इसके अलावा ये है तुजू पास, और तुजू पास कहां का है? तुजू पास है मणिपुर का। कहां का पास है? तुजू पास आपके ये मणिपुर का पास है तुजू। याद रखेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें आंसर को लेकर, तो आप यहां पर आएंगे तो आप कुछ चीजों को समझ पाएंगे। अब करेंगे इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। ये रहा, रोहतांग पास किस स्टेट में है? रोहतांग पास किस स्टेट में? सारे बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से।
रोहतांग दर्रा कहां पर देखने को मिलता है? रोहतांग पास। चलिएगा। रोहतांग दर्रा कहां पर है? तो आप कहेंगे रोहतांग दर्रा हमें कहां पर देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का घर है? कौन सा राज्य भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का घर है? मैं आपको कुछ झीलों के रिवीजन करा दूं? अरे हाँ या ना तो मुझे बता दो। आपकी बिल्कुल सही बात है। एक बार में मैं आपको सारी की सारी झीलों के रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको इसको लेकर कोई डाउट नहीं आएगा फिर, है ना? कोई डाउट नहीं आएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला है हमारे पास जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये ऊपर की ओर है लद्दाख। ये कौन सा? ये है लद्दाख। ये कौन सा पार्ट है? ये है लद्दाख। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये वाला पार्ट, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है हमारे पास उत्तराखंड। कौन सा था? उत्तराखंड आता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास ये रहा यूपी। कौन सा? ये रहा यूपी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारे पास ये वाला पार्ट, इसका नाम है हमारे पास राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान आता है। राजस्थान के अलावा आता है हमारे पास गुजरात। गुजरात यहां पर पड़ता है, ये वाला हिस्सा गुजरात। ये कौन सा? ये है गुजरात। गुजरात के अलावा एक आता है हमारे पास महाराष्ट्र। एक कौन सा था? एक आता है हमारे पास ये रहा महाराष्ट्र। ये रहा महाराष्ट्र, सॉरी एमपी। एमपी के नीचे महाराष्ट्र। एमपी के नीचे कौन सा? एमपी के नीचे महाराष्ट्र। अब चीजों को समझिएगा, यहां से क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे, इस पर फोकस करिएगा। ये वाला महाराष्ट्र, मुझे बताएंगे सबसे पहले हिमाचल सॉरी जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी लेक है? जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील आपको देखने को मिलती है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। देखिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। यहां पर हमारे पास कौन से? नागिन, नागिन, वुलर, वुलर, डल, डल, सुरनीसर, सुरनीसर, मानसबल, मानसबल, बेरीनाग, बेरीनाग, शेषनाग, शेषनाग। ये सारी की सारी कहां की लेक है? ये सारी की सारी हमारे पास जम्मू कश्मीर की लेक है। इसके अलावा लद्दाख की पोंगोंगसो लेक। पोंगोंगसो लेक कहां की है? लद्दाख की लेक है पोंगोंगसो। इसके अलावा बात करें किसको लेकर? इसके अलावा बात करें हम हिमाचल प्रदेश को लेकर, तो यहां पर हमारे पास कौन कौन सी है? रेणुका, रेणुका, चंद्रताल, चंद्रताल, सूरजताल, चंद्रताल, सूरजताल। ये कहां की है? ये हिमाचल प्रदेश की लेक है। इसके अलावा हमारे पास उत्तराखंड की है। कौन कौन सी? नैनीताल, नैनीताल, देवताल, 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 भीमताल, भीमताल, खुरपत ताल, ताल, नेकुछिया ताल, नेकुछिया ताल, नेकुछिया ताल। ये सारी की सारी लेक कहां की है? ये सारी की सारी उत्तराखंड की लेक है। कहां की लेक है? उत्तराखंड की लेक है। इसके अलावा ये आता है हमारे पास राजस्थान। यहां पर कौन कौन सी लेक है? तो यहां पर हमारे पास है कौन कौन सी? पुष्कर, पुष्कर, नक्की पिछोला, नक्की पिछोला, पिछोला, जयसम्मद, राजसम्मद, जयसम्मद, राजसम्मद, जयसम्मद, राजसम्मद, राजसम्मद। इसके अलावा आप याद रखेंगे जयसम्मद, राजसम्मद। इसके अलावा आप याद रखेंगे एक और आती है हमारे पास जिसका नाम है सांभर, सांभर, और एक आती है ढेबर, ढेबर। ये सभी कहां की? ये सभी राजस्थान की है। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, नल सरोवर और नारायण सरोवर, और नारायण सरोवर, ठीक है, क्लियर है। महाराष्ट्र में लोनार, महाराष्ट्र की है लोनार लेक। एमपी में है भोजताल, भोजताल एमपी में है, ठीक है। यह है उड़ीसा, उड़ीसा में एक लेक है जिसका नाम है चिल्का, चिल्का लेक। कहां पर है? उड़ीसा में है चिल्का लेक, है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक। कोलेरू कहां पर है? कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा पुलिकट आती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर। पुलिकट, पुलिकट कहां की है? पुलिकट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट लेक, है ना। ये हमारे पास है तेलंगाना। यहां पर दो लेक है, हुसैन सागर, निजाम सागर, हुसैन सागर, निजाम सागर,
निजाम सागर, ये कहां की है? ये हमारे पास तेलंगाना की हुसैन सागर, निजाम सागर। कहां की? तेलंगाना की लेक है हुसैन सागर, निजाम सागर। इसके अलावा ये पड़ता है केरला। केरला में हमें देखने को मिलती है कौन कौन सी? बेम्बनाड, बेम्बनाड, अष्टमुडी, 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 है ना, पेरियार, 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 और एक है पोकेडो, 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 ठीक है। इसके अलावा ये है हमारे पास मणिपुर। मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकटक। लोकटक लेक कहां पर है? लोकटक लेक है मणिपुर में, मणिपुर में है लोकटक लेक। इसके अलावा ये आता है सिक्किम। सिक्किम में है चोलामू लेक। चोलामू लेक कहां पर है? सिक्किम में है। यूपी में है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, सागर लेक, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। अब सबकी तो मैंने लिख दिया, लेकिन सबकी खास बात सुनो, क्या खास बात बनती है। सबसे पहले देखिएगा एक बार में पूरा रिवीजन। नागिन, वुलर, डल, सुन्नीसर, मानसबल, बेरीनाग, शेषनाग जम्मू कश्मीर की लेक है, जिसमें से, है ना, क्वालिटी सुनते जाना, जिसमें से वुलर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। पुष्कर, नक्की, पिछोला, जयसम्मत, राजसम्मत, सामर, ढेबर राजस्थान की है। सामर लेक सबसे बड़ी लैंडलॉक खारे पानी की लेक है, और ये इतना खारापन है इसका, लैंडलॉक है, खारे पानी की है, सबसे बड़ी भारत की, या सबसे ज्यादा अगर किसी का खारापन है सामर लेक का है। और सामर लेक को लेकर बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से नमक तक का उत्पादन होता है। 8.5% नमक का उत्पादन इसी सामर लेक से होता है। नल सरोवर, नारायण सरोवर है गुजरात की। लोनार एक महाराष्ट्र की लेक है, जो कि क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जांपल है? क्रेटर लेक का एग्जांपल है लोनार की, महाराष्ट्र लेक की, है ना। बेमनाड, अष्टमुडी और पेरियार ये केरला की लेक है। इसके अलावा पोकेडो केरल की लेक है। पोकेडो भारत की सबसे छोटी लेक का एग्जांपल है। बेमनाड भारत की सबसे लंबी लेक का एग्जांपल है, और यहां पर नौका प्रतियोगिता होती है जिसे कहा जाता है नेहरू ट्रॉफी, इसी बेमनाड लेक में होती है। यह सबसे लंबी लेक है भारत की। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कोलेरू कंप्लीटली आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर, निजाम सागर तेलंगाना में है। चिल्का लेक को लेकर सबसे बड़ी बात है, चिल्का लेक भारत के कहां पर है? चिल्का लेक भारत के उड़ीसा स्टेट में, भारत की सबसे बड़ी लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक, और भारत की सबसे बड़ी लैंगून लेक का एग्जाम्पल है चिल्का लेक, ठीक है। इसके अलावा बात करें चोलामू लेक, चोलामू लेक सिक्किम में है, और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। वहीं बात करें लोकटक लेक, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की लेक है। यहां पर एक वर्ड आ रहा है नैनीताल। नैनीताल को कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक जिला कहा जाता है किसको? नैनीताल को। याद रखेंगे। अरे हाँ ना, ये जो ढेबर लेक दिख रही है, यहीं से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है हमारे पास साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी। तो एक बार इस डायग्राम को पूरा का पूरा छाप दो। अरे हाँ या ना तो बता दिया करो। ये पूरी की पूरी लेक का रिवीजन हो गया आपका एक बार में। अब हम लेक के जो जरूरी क्वेश्चन है उन्हें लगाएंगे। अब जो लेक के जरूरी क्वेश्चन है उन्हें लगाएंगे फटाफट से। चलिएगा, अब आते हैं यहां पर, अब आएंगे फटाफट से और इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन सा राज्य भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का घर है? मीठे पानी की झील का घर है। फटाफट से अब आंसर करते हुए चलेंगे, अब नहीं रुकेंगे। अब लगातार आंसर होंगे, लगातार लगातार लगातार, ठीक है, लगातार। तो कौन सा है? वो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मणिपुर लोकटक झील को कौन सी अनूठी विशेषता प्रसिद्ध करती है? कौन सी विशेषता है जो अनूठी है और लोकटक लेक को बनाती है? लोकटक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है और इस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये इसकी खास बात है लोकटक लेक की, है ना। लोकटक लेक की खास बात है यही। कहां पर है? मणिपुर में है लोकटक लेक। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला हमारे पास डल झील किस शहर का पर्याय है? मतलब डल झील कहां पर पाई जाती है? डल झील कहां पर पाई जाती है? मैंने आपसे ये पूछा। डल झील कहां की लेक है? बहुत बढ़िया। डल झील कहां की है? तो आप कहेंगे सर ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल झील, है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल झील। चिल्का झील किस तरह का पानी है? चिल्का झील में किस तरह का पानी आपको देखने को मिलता है? चिल्का झील में किस तरह का पानी है? तो आप कहेंगे सर चिल्का झील में हमें कैसा पानी देखने को मिलता है? खारा पानी, है ना। और ये भारत की सबसे बड़ी लैंगून लेक, सबसे बड़ी खारे पानी की लेक और सबसे बड़ी लेक का एग्जाम्पल है। कौन सी? वो है हमारे पास चिल्का लेक। कौन सी? चिल्का लेक। नेक्स्ट, केरल के झील को झीलों की रानी के रूप में जाना जाता है। किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है? किस झील को केरल में झीलों की रानी कहा जाता है? बेमनाड लेक, अष्टमुडी लेक, पोकेडो लेक, पेरियार लेक, सत्यकोटम लेक, ये सारी की सारी केरला की है, जिसमें से बेमनाड सबसे लंबी, पोकेडो केरल की सबसे छोटी लेक का एग्जांपल है और सत्यमकोटा लेक को कहा जाता है केरल की झीलों की रानी। क्या कहा जाता है? झीलों की रानी कहा जाता है सत्यकोटम लेक को। किसको कहा जाता है? सत्यकोटम लेक को कहा जाता है झीलों की रानी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, सामर सॉल्ट लेक किस खनिज का प्रमुख आपूर्ति करता है? सामर लेक, मैंने आपको बताया सामर राजस्थान की लेक है और ये भारत की सबसे बड़ी लैंडलॉक खारे पानी की लेक है। मतलब लैंडलॉक का मतलब है जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती फिर भी खारापन है। तो खारापन आया कहां से? तो इसका खारापन आया
इसके नीचे पहले क्या था? इसके नीचे पहले था टेथिस सी, टेथिस सागर, उसी का इसमें खारापन है ना, उसी का इसमें खारापन है। तो आंसर क्या होगा? किसके लिए फेमस है? नमक के लिए। किसके लिए जानी जाती है? नमक के लिए जानी जाती है। बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा मानसबल झील, है ना। मानसबल झील जो अपनी गहराई के लिए जानी जाती है, किस हिमालयी राज्य में स्थित है? मानसबल झील जो कि अपनी गहराई के लिए जानी जाती है, किस लेक में है? चोलामू लेक सिक्किम में, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। उत्तराखंड में हमारे पास कौन कौन सी है? उत्तराखंड में हमारे नैनीताल, देवताल, भीमताल, कुरपताल, नेकुचियाताल, ये उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल है। अच्छा, बात करें जम्मू कश्मीर में कौन सी? डल है, नागिन है, मानसबल है, सुन्नीसर है ना। इसके अलावा हमारे पास बेरीनाग है, शेषनाग है, ये सभी की सभी जम्मू कश्मीर की है। तो मानसबल कहां पर है? जम्मू कश्मीर की लेक है मानसबल, जम्मू कश्मीर की लेक है मानसबल। पैकेडो लेक नॉन स्टिक, मतलब पैकेडो लेक जो अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती है, जो कि भारत की सबसे छोटी लेक का एग्जांपल है, तो मुझे बताएंगे किस स्टेट में है? ये किस स्टेट में है? कौन सी हमारे पास? वो है मानसबल। मानसबल किस स्टेट में देखने को मिलती है? मानसबल, मानसबल किस स्टेट में देखने को मिलती है? सॉरी पैकेडो, सॉरी पैकेडो है ना, पैकेडो। पैकेडो कहां पर है? पैकेडो है केरला में। सबसे छोटी लेक का एग्जांपल है भारत में, ये सबसे छोटी लेक का एग्जांपल है भारत में। प्रायद्वीप भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? प्रायद्वीप भारत की। अन्नामलाई, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, कौन सी हमारे पास सबसे ऊंची चोटी है? प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत की। मैं एक बार आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूं प्रायद्वीप भारत के पर्वतों का, है ना। प्रायद्वीप भारत के पर्वतों को एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत समस्या इस चीज को लेकर आगे ना आए। हेडिंग डाल दीजिएगा प्रायद्वीप भारत के पर्वत। हेडिंग क्या डाल देंगे? हेडिंग डाल देंगे प्रायद्वीप भारत के पर्वत। हेडिंग डाल देंगे प्रायद्वीप भारत के पर्वत। और एक बार में अभी खत्म कर देते हैं, फिर आपको यहां से लेकर समस्या खत्म। देखिएगा, सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करते हैं, ये वाला पार्ट, यहां पर आ जाओ। देखिएगा, हमारे पास 3 स्टेट है ना, 3 स्टेट है। मैं एक छोटा सा रिवीजन आपको कराऊंगा। देखिएगा, यहां पर एक गुजरात है, एक एमपी है, एक छत्तीसगढ़ है, एक यूपी है, एक बिहार है। इस वाले क्षेत्र में, है ना, इस वाले क्षेत्र में एक माउंटेन फैला हुआ है, और इस माउंटेन का नाम है हमारे पास क्या? विंध्यन माउंटेन। क्या नाम है? विंध्यन माउंटेन है, ठीक है, विंध्यन माउंटेन है, इस तरीके से फैला हुआ है। विंध्यन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना पीक, सद्भावना चोटी है, ठीक है। और इसी से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है माही नदी, जो कि अरब सागर में जल गिराती है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? आपकी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा एक माउंटेन है, आपको यहां पर दिखेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़। इस माउंटेन का नाम है सतपुड़ा माउंटेन। क्या नाम है? सतपुड़ा माउंटेन है, जो कि इस तरीके से फैला हुआ है ना, इस तरीके से फैला हुआ है। इसके नॉर्थ में एक रिवर बहती है, जो कि अमरकंटक से निकलती है, और इसका नाम है नर्मदा नदी। और यहां से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है तापी रिवर। आपसे पूछता है ऐसा कौन सा माउंटेन है जिसे 2 नदियों के बीच का माउंटेन कहा जाता है? इसका नाम है सतपुड़ा माउंटेन, है ना। और इसकी हाईएस्ट पीक यहां पर पड़ती है महादेव पहाड़ी पर, इसका नाम है धूपगढ़ चोटी। 1350 मीटर हाइट के साथ धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा की। और सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है, कैसा? ब्रह्मसोस्त पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक। इसके अलावा यहां पर आते हैं हमारे पास वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट नदियों ने काट दिया है, जिससे अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्ट आए हैं, जैसे उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा, नालकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम पार्ट आते हैं। वहीं तमिलनाडु में जावादी, सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई पार्ट आते हैं। ये सभी ईस्टर्न घाट का पार्ट है। किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट का। यहां पर पड़ता महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पड़ता है यहां पर, ठीक है, महेंद्रगिरी। इसके अलावा वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा, नालकोंडा, शेषाचलम, शेषाचलम, ये सभी कहां पर है? ये सभी आंध्र प्रदेश में है। किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट का पार्ट है। और सबसे ऊंची चोटी ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी है। वहीं बात करें तमिलनाडु में, यहां पर है जावादी, जावादी, सेवाराय, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पंचमलाई, सिरुमलाई, सिरुमलाई, ये कहां के हैं? ये तमिलनाडु के पार्ट है। ये कहां के पार्ट है? ये तमिलनाडु के पार्ट है ना, ये तमिलनाडु के पार्ट है। याद रखोगे? अरे हाँ या ना तो बता दिया करो, याद रखोगे ना ये सारी चीजें। इसके अलावा हमारे पास एक आता है ये वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को लेकर बात करें तो वेस्टर्न घाट पर हमारे पास यहां पर कुछ पार्ट पड़ते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट की सबसे पहले लंबाई कितनी है? तो वेस्टर्न घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर वेस्टर्न घाट की लंबाई है। और वेस्टर्न घाट पर कुछ पीक पड़ती हैं, जैसे कालसूबाई, कालसूबाई,
महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ती है, किस पर, वेस्टर्न घाट पर पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं यहां पर पड़ती है हमारे पास कर्नाटक में कौन सी, ब्रह्मगिरी, जहां से कावेरी रिवर निकलती, ब्रह्मगिरी, ठीक है। इसके अलावा 3 स्टेट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में एक माउंटेन फैला हुआ है, इसका नाम है नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन के हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसके साउथ में 2 स्टेट में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, इसका नाम है क्या, अन्नामलाई पर्वत। और अन्नामलाई पर्वत जो है हमारे पास, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके बाद नीचे की ओर जब आप आते हैं तो नीचे आपको एक और माउंटेन दिखेगा जो कि मुख्य रूप से केरल में फैला हुआ है, इसका नाम है क्या, इलायची पहाड़ी या फिर कार्डेमम पहाड़ियां। कार्डेमम पहाड़ियां केरल में फैली हुई हैं और ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ियों का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल, दक्षिणतम पहाड़ियों का एग्जांपल है। ये सारे के सारे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हुए। इसके अलावा जब आप ऊपर की ओर आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा कौन सा, यहां पर आपको दिखेगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है, अरावली पर्वत स्टार्ट होता है, इसे मैं हटा देता हूं इस नदी को। अरावली पर्वत स्टार्ट होता है गुजरात के पालमपुर से, और गुजरात के पालमपुर से शुरू होने के बाद इस तरीके से जाता है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पर जाकर खत्म होता है। इसके अलावा इसकी हाईएस्ट पीक पड़ती है राजस्थान में, जिसका नाम है गुरु शिखर, और इसी के पास एक माउंटेन है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हमारे पास गुरु शिखर के पास एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, है ना। और इसकी हाईएस्ट पीक कहां पर, राजस्थान में है। गुजरात के पालमपुर से शुरू होता है, दिल्ली में मजनू के टीले पर जाकर खत्म होता है। रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल्स पर है, और रायसीना हिल्स किसका पार्ट है, अरावली का पार्ट है, ठीक है, अरावली का पार्ट है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी घिसा हुआ पर्वत है, जो कि भारत में खनिजों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, खनिजों के लिए जाना जाता है। ये सारा का सारा रिवीजन किसको लेकर हो गया, ठीक है। हाँ, ये किसको लेकर हो गया हमारे पास, प्रायद्वीपीय भारत के माउंटेन्स को लेकर। अब कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना तो बता दिया करोगे, चलिएगा। अब कंसेप्ट क्लियर है, जो मैंने आपको बता दी चीजें, आप इन सारे के सारे पॉइंट को याद रखोगे। देखिए लास्ट टाइम में ऐसे रिवीजन होता है और कोई तरीका नहीं है, जल्दी ही कराना पड़ता है ना। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में लिखवाता हुआ चलूं, है ना, इसी तरीके से होता है। 692 किलोमीटर लगभग लंबाई है, और जो गुरु शिखर है इसकी हाइट जो है वो है 1722 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक है ना, अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये आता है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन। अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी देखने को मिलती है, बहुत बढ़िया। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर है, कहां पर, राजस्थान में, जिसकी लंबाई, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। कितनी, 1722 मीटर जिसकी हाइट है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। चलिएगा मैं आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूं, आपकी दिक्कत समस्या का जड़ से समाधान। देखिएगा यहां पर मैं एक बार आपको पूरा का पूरा हिमालय, ट्रांस हिमालय को रिवीजन करा देता हूं। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम, काराकोरम, इसके अलावा लद्दाख, लद्दाख, इसके अलावा जास्कर, कौन सा, जास्कर। ये 3 पार्ट है किसके, ये 3 पार्ट है हमारे पास ट्रांस हिमालय के, है ना, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। क्लियर है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है 3। एक बार में रिवीजन काम खत्म। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक का नाम है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। ये पीओके में है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय और हिमालय में अंतर है। ट्रांस हिमालय होता बेसिकली, ट्रांस एक एड्रेस है, ट्रांस हिमालय का मतलब है हिमालय के पीछे के पर्वत, ट्रांस मतलब पीछे, हिमालय मतलब हिमालय, हिमालय के पीछे के पर्वतों को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय जो है एक पर्वतों का समूह है, हिमालय नहीं है ना। उसके बाद आता है हिमालय। हिमालय के 3 पार्ट हैं, आपको दिख रहे होंगे। पहला हमारे पास ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना। ग्रेट हिमालय को लेकर बात करें तो ये स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से, यहां पर पड़ता है नंगा माउंटेन, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से शुरू होता है और खत्म होता है नामचा बारवा पर्वत पर। कौन सा, नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत पर खत्म होता है, नामचा बारवा माउंटेन पर खत्म होता है। तो आपसे पूछे हिमालय का सबसे ईस्टर्न विस्तार कौन सा है, वेस्टर्न, वो है नंगा पर्वत, सबसे ईस्टर्न नामचा बारवा है। इसके अलावा यहां पर पड़ता है हमारे पास कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड पड़ता है, ये वाला पार्ट है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड में कौन कौन सी पीक है हमारे पास, कामेत, ग्रेट हिमालय में ना, कामेत, त्रिशूल, त्रिशूल, बंदरपुछ, 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 इसके अलावा
नंदा देवी, नंदा देवी। ये सारी की सारी पीक कहां पर है? सारी की सारी पीक हमारे पास पड़ती है किस पर? हाँ, सारी की सारी पीक पड़ती है हमारे पास उत्तराखंड में। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल में ग्रेट हिमालय के कौन कौन से पार्ट है हमारे पास? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, 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 मकालू मनसालू एवरेस्ट, मकालू मनसालू एवरेस्ट, मकालू मनसालू एवरेस्ट, एवरेस्ट। ये कहां पर है? ये हमारे पास नेपाल में है। ठीक है। सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पर पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट कराता हूं। मैंने कहा कामेत, त्रिशूल, बंदरपुछ, नंदा देवी उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय का भाग है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू मनसालू एवरेस्ट नेपाल में है और ये ग्रेट हिमालय का भाग है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ग्रेट हिमालय का भाग है, नामचा बारवा सबसे ईस्टर्न विस्तार है। अगर अब इसमें बात करें, देखिएगा माउंट एवरेस्ट ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की हाईएस्ट पीक है, नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में देखने को मिलती है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है लेकिन नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। हिमालय की पूर्ण रूप से भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड में। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के पार्ट है, जैसे इसे बोला जाता है हमारे पास क्या? इसे बोला जाता है हमारे पास पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल कहां पर है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, और मिडिल हिमालय का भाग है जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करें धौलाधार, 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 धौलाधार कहां पर है हमारे पास? धौलाधार कहां पर है हमारे पास? ये है हिमाचल प्रदेश में और मिडिल हिमालय का भाग है। ये है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी कहां पर है? उत्तराखंड में है। और ये किसका भाग है हमारे पास? सॉरी, महाभारत नहीं, नागतिब्बा, नागतिब्बा, नागतिब्बा किसका पार्ट है? आपके नागतिब्बा जो है हमारे पास कहां पर है? उत्तराखंड में है और मिडिल हिमालय का भाग है। नेपाल में पड़ती है हमारे पास महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। महाभारत कहां पर है? नेपाल में है और ये किसका भाग है? ये हमारे पास किसका भाग है? तो आपकी ये हमारे पास मिडिल हिमालय का भाग है। कभी कभी नदियों के आधार पर हिमालय का डिवीजन पूछता है, नदियों के आधार पर। कैसे कैसे? एक रिवर आती है सिंधु, एक आती है सतलज, एक आती है काली, एक आती है तीस्ता और एक आती है ब्रह्मपुत्र। ये नदियों के आधार पर हिमालय का डिवीजन है। जैसे मैंने कहा एक रिवर है, इसका नाम है सिंधु, क्या नाम है? सिंधु। एक रिवर है, इसका नाम है सतलज, सतलज। एक रिवर है जिसका नाम है हमारे पास काली, काली। एक रिवर है जिसका नाम है तीस्ता, जिसका नाम है तीस्ता, और एक रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। आपसे पूछता है नदियों के आधार पर हिमालय का डिवीजन। तो अगर नदियों के आधार पर हिमालय का डिवीजन पूछ रहा है, जो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय, इसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर हिमालय। सतलज काली के बीच में हिमालय, इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में हिमालय को कहा जाता है नेपाल हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय है। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है इसे कहा जाता है असम हिमालय। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है असम हिमालय। याद रखोगे? अरे हाँ या ना तो मुझे बता दो। ये हिमालय के आधार पर डिवीजन हो गया। किसके आधार पर? ये हिमालय के आधार पर हो गया सिंपली डिवीजन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अब मुझे फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे। मैंने पूरा रिवीजन करा दिया। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और हिमालय का, लेक्स का भी रिवीजन हो गया, दर्रों का भी रिवीजन हो गया, है ना? ऐसे चैप्टर पे चैप्टर, चैप्टर पे चैप्टर खत्म करेंगे सारे सब्जेक्ट के। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? पहले पर आता है माउंट एवरेस्ट और दूसरे पर आता है 8611 मीटर हाइट के साथ केटू, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन ये रहा, कंचनजंगा स्थित है नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा अगर मैं बात करूं, देखिए हिमाचल प्रदेश में पड़ती है धौलाधार श्रेणी, है ना? मिडिल हिमालय का भाग है। सिक्किम में है कंचनजंगा, कहां पर है? सिक्किम में है, और ये भारत में हिमालय की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। नेपाल में हमें कई देखने को मिलती है, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू मनसालू एवरेस्ट, इसके अलावा महाभारत श्रेणी। ये सभी नेपाल के पार्ट है और हिमालय में, हिमालय के नेपाल में पार्ट है ना? हिमालय के नेपाल में पार्ट है। नेक्स्ट अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? एवरेस्ट, गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा इन सभी में से? कंचनजंगा या फिर नंदा देवी, नंगा पर्वत, सॉरी। बड़े भाई
चलिएगा आंसर करेंगे फटाफट से बढ़िया तरीके से। तो आंसर क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट यहां पर हुए हमारे पास ज्योग्राफी के क्वेश्चन खत्म। मुझे बताएंगे फटाफट से एक प्यारी सी कमेंट के साथ कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन करके कितना कॉन्फिडेंस जागा। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे? ज्योग्राफी के थे। सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे? जियोग्राफी के थे, जियोग्राफी। चलिएगा अब आते हैं हम नेक्स्ट, अब आते हैं हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की ओर। किस पर पढ़ते हैं? पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत तगड़े तरीके से आंसर करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को दिखाता है? अस्पृश्यता को दिखाता है। फटाफट से बताएंगे कौन सा हमारे पास ऐसा है आर्टिकल जो अस्पृश्यता को दिखाता है। चलिए चलेगा बड़े, बहुत बढ़िया आंसर करते हुए चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को दिखाता है? देखिएगा ये कौन सा हमारे पास वो है आर्टिकल 17। कौन सा? आर्टिकल 17। कितने आधार पर? 7 आधार पर। जाति, मूल वंश, है ना, जाति, मूल वंश, इसके अलावा कौन कौन से हमारे पास? लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम क्या करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। इसके अलावा 19 क्या बताता है? 19 हमें स्वतंत्रता को लिए बताता है। आर्टिकल 18 जो हमें किसके बारे में बताता है? उपाधियों के अंत के बारे में बताता है ना। ये आर्टिकल 16 है ना। ये आर्टिकल कौन सा? ये आर्टिकल 16 है, 16 है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 है ये वाला। और 16 क्या बताता है? लोक नियोजन के विषय पर समानता। क्या बताता है? लोक नियोजन के विषय पर, लोक नियोजन के, लोक नियोजन के विषय पर, ये विषय पर समानता, लोक नियोजन के विषय पर समानता को दर्शाता हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 16, है ना, आर्टिकल 16 है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस आर्टिकल में हमें लिया गया? किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटाया गया था, है ना, हटाया गया था? चलिएगा बहुत बढ़िया। कौन सा था हमारे पास? 44 संविधान संशोधन 1978, है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अलावा मुझे बताएंगे मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में, मैंने आपसे पूछा, है ना। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? मुझे ये चीज बताएंगे, आर्टिकल कहां से कहां तक है? बहुत बढ़िया। भाग किसमें? भाग 3 में है। बहुत बढ़िया, भाग 3 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है ना, आर्टिकल कहां से कहां तक है? बहुत बढ़िया। भाग 3 तो है, लेकिन आर्टिकल अगर मैं 12 से 35 लिखूं सही रहेगा? ये मौलिक अधिकार है 12 से 35, 4 में डीपीएसपी। बहुत बढ़िया। आर्टिकल कितने हैं? बहुत बढ़िया, 12 से 35। मैं कह रहा हूं डीपीएसपी किसमें है? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व किसमें है? नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसमें रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को किसमें रखा गया है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर करते हुए चलेंगे जो मैं आपसे पूछता चाह रहा हूं, इन सभी का आंसर मुझे करते हुए चलेंगे। डीपीएसपी कहां पर है? मौलिक कर्तव्य कहां पर है? डीपीएसपी कहां पर है? मौलिक कर्तव्य कहां पर है? बहुत बढ़िया। डीपीएसपी को किसमें रखा गया? भाग 4 में रखा गया। डीपीएसपी को किसमें? भाग 4 में रखा गया डीपीएसपी को। ठीक है, हाँ, कहां से कहां तक? 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। मौलिक कर्तव्य को लेकर मैं बात करूं, है 4 के में, है ना, 4 के में ही तो रखा गया मौलिक कर्तव्य को। और आर्टिकल कौन सा हमारे पास? 51 का, है ना, 51 का, यही तो आर्टिकल है 51 का हमारे पास।
जिसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया, मुझे ये बताओ, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? दूसरा, और मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, कौन कौन से? मैंने कहा मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है, इसके अलावा डीपीएसपी को किस देश से लिया गया है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो आप कहिए, अगर हम बात करें किसको लेकर, मौलिक कर्तव्यों को लेकर, ये लिया है हमारे पास सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हमारे पास क्या लिया गया है? सोवियत संघ से हमारे पास मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। क्लियर है? आपकी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बात करें डीपीएसपी को लेकर, तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को, ये भी सही बात है एकदम से, है ना। अगर बात करें मौलिक अधिकारों को, तो ये कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएंगे क्या? चलिए, यहां तक की चीजें क्लियर है, एक बार मुझे बता देंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार है, शक्ति है? किसके पास बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताएंगे आर्टिकल 1 क्या बताता है? आर्टिकल 1 क्या बताता है मुझे बताएंगे? आर्टिकल 1 है ना, सारे आर्टिकल के रिवीजन हो जाएगा 2-3 क्लास में। आर्टिकल 2 क्या बताता है? आर्टिकल 2 क्या बताता है? आर्टिकल 3 क्या बताता है? आर्टिकल 3 किसके बारे में बताता है? इसके अलावा मुझे बताएंगे आर्टिकल 5 क्या बताता है? आर्टिकल 5 किसके बारे में बताता है? इसके अलावा मुझे बताएंगे आर्टिकल 14 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 14 किसके बारे में बताता है? 14, ठीक, आर्टिकल 14। इसके अलावा हाँ, पहले ये बताएंगे 1, 2, 3, 5 और 14 ये किसके बारे में बताते हैं? ये किसके बारे में बताते हैं? अगर मैं बात करूं सबसे पहले आर्टिकल 1 किसके बारे में बताता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, व राज्य क्षेत्र, इसके बारे में कौन सा बताता है? आर्टिकल 1 बताता है, अनुच्छेद 1 बताता है। दूसरे को लेकर बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, इसके बारे में कौन सा बताता? आर्टिकल 2 बताता है। 3 आर्टिकल क्या कहता है? 3 आर्टिकल कहता है हाँ, नए राज्यों का गठन, उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन और उनका नाम चेंज करना। ये किस में आता है? आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 3 में आता है ना। आर्टिकल 3 में आता है राज्यों का निर्माण है ना। इसके अलावा नाम का परिवर्तन, नेम चेंज। इसके अलावा हम बात करें उनकी सीमा में परिवर्तन, यानी उसकी बाउंड्री में परिवर्तन। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। 5 को लेकर बात करें, है ना, 5 क्या बताता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान की स्टार्टिंग में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसके बारे में बताता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इसे कौन बताता है? इसे बताता हमारे पास आर्टिकल 14। याद रखेंगे तो यहां से 5 आर्टिकल क्लियर होते हैं। आर्टिकल 1 संघ का नाम क्षेत्र और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 3rd बताता है निर्माण, नेम और सीमा में परिवर्तन करेगी तो गवर्नमेंट करेगी। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को बताता है और हमारे पास आर्टिकल 14 बताता है विधि के समक्ष समानता को। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन रिट जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 24 घंटे के अंदर बंदी को हमारे सामने प्रकट किया जाए, ऐसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा किसमें लिखा हुआ है? ऐसा किसमें लिखा हुआ है मुझे बताएंगे? ग्राम पंचायतों की स्थापना, है ना, ग्राम पंचायतों की स्थापना किस आर्टिकल में है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना किस आर्टिकल में है? ग्राम पंचायतों की स्थापना किस आर्टिकल में की गई है? पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसके अलावा राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति
किस आर्टिकल में है? निर्वाचन पद्धति किस आर्टिकल में है? निर्वाचन पद्धति किस आर्टिकल में है? पुनर्निर्वाचन किस आर्टिकल में है? पुनर्निर्वाचन किस आर्टिकल में है? निर्वाचन। इसके अलावा मुझे बताएंगे महाभियोग किस आर्टिकल में है? महाभियोग, महाभियोग किस आर्टिकल में है ना? महाभियोग किस आर्टिकल में है ये मुझे बताएंगे। कौन सा महाभियोग किस आर्टिकल में है? शपथ किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में? शपथ मुझे ये बताएंगे। यहां से आपके कितने आर्टिकल कवर होते हैं? 6 आर्टिकल कवर होते हैं। यहां से 6 आर्टिकल आपके कवर होते हैं। मैंने आपसे पूछा, मुझे बताएंगे ग्राम पंचायतों की स्थापना, राष्ट्रपति, राष्ट्र निर्वाचन पद्धति, पुनर्निर्वाचन, महाभियोग और इसके अलावा शपथ, ये किस आर्टिकल में है? ये किस आर्टिकल में है? फटाफट से बताते हुए चलेंगे। हाँ, अगर मैं बात करूं, देखिएगा बहुत बढ़िया, अगर बात करूं राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति को दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत किसमें? आर्टिकल 40 में है। निर्वाचन पद्धति को किसमें दर्शाया गया है? निर्वाचन पद्धति हमारे पास किस आर्टिकल में? 55 निर्वाचन पद्धति। पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 में है। महाभियोग आर्टिकल 61 में है और शपथ आर्टिकल 60 में है। शपथ किसमें है? शपथ आर्टिकल 7 में है। ठीक है, 60 में है, याद रखेंगे। और ये जो हमारे पास देखिएगा, यहां पर आप आएंगे तो यहां पर कुछ चीजों को देख पाएंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, है ना। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों पर समानता और आर्टिकल 15 कहता है हमारे पास कि हम किसके आधार पर? नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, वीडियो को हो सके तो एक बार लाइक कर देंगे आप, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहां पर किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहां पर किया गया है? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, महान्यायवादी कहां पर है? राज्यसभा कहां पर है? लोकसभा कहां पर है? संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये कहां पर है ना। मुझे बताएंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी ये किस आर्टिकल में है ना। ये किस आर्टिकल में? राज्यसभा किस आर्टिकल में है? राज्यसभा किस आर्टिकल में है? लोकसभा किस आर्टिकल में है? लोकसभा किस आर्टिकल में है? इसके अलावा मुझे बताएंगे नेक्स्ट, धन विधेयक किस आर्टिकल में है? धन विधेयक किस आर्टिकल में है? इसके अलावा मुझे बताएंगे वित्त विधेयक किस आर्टिकल में है? वित्त विधेयक किस आर्टिकल में है? फटाफट से इसके बारे में एक बार मुझे बता देंगे कि ये किस किस आर्टिकल में कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है। किस किस आर्टिकल में कौन कौन सा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं महान्यायवादी को लेकर, तो आपको पता है महान्यायवादी है आर्टिकल 676 में महान्यायवादी है ना। हाँ, इसके अलावा राज्यसभा किसमें है? राज्यसभा 80 में है। लोकसभा हमारे पास 81 में। अब आ रही होगी वॉइस, वॉइस आ रही होगी अब आ रही होगी वॉइस, चलेगा। बहुत बढ़िया। वॉइस अब आ रही होगी, चलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिएगा, देख रहे हो क्या चल रहा है? बोर्ड हैंग कर रहा है, हैंग।
ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उसका आंसर करेंगे। मैंने आपसे पूछा, मुझे बताएंगे। वित्त विधेयक, धन विधेयक के बारे में हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का गठन व स्थापना, गठन या स्थापना किस आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना। इसके अलावा मुझे बताएंगे महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? महान्यायवादी किस आर्टिकल में रखा गया है? महान्यायवादी के अलावा मुझे बताएंगे राज्यपाल की नियुक्ति, महान्यायवादी तो हो गया था, महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है? ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? इसकी राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? इसके अलावा मुझे बताएंगे, राज्यपाल की नियुक्ति के अलावा मुझे बताएंगे, हाँ, वित्त आयोग किस में है? वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण किसमें है? एसटी एसटी आरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये मुझे बता देंगे फटाफट से, किस आर्टिकल के अंतर्गत इसे रखा गया है। अगर हम बात करें किसको लेकर, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के अंतर्गत किसका गठन किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना, यह है आर्टिकल 129। महाधिवक्ता को लेकर बात करें, यह है हमारे पास आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 बताता महाधिवक्ता के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन बताता है? तो आपने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 बताता है राज्यपाल की नियुक्ति। वित्त आयोग के बारे में बताता आर्टिकल 280, है ना। आर्टिकल 280 जो है ये क्या बताता है? वित्त आयोग। लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण बताते आर्टिकल 330। कौन सा? आर्टिकल 330। याद रखेंगे, सिंपल है। अगर मैं बात करूं आंसर को लेकर, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? किसमें रखा गया है? शोषण के विरुद्ध समानता। तो आपकी शोषण के विरुद्ध समानता जो है किसमें रखा गया? 23 से 24, 14 से 18, 25 से 28 या 19 से 22, है ना। इसमें स्वतंत्रता को रखा गया है ना, 1922 स्वतंत्रता को रखा गया है ना। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे 14 से 18 में क्या रखा गया है ना, 14 से 18 के बीच में क्या रखा गया है, और 23 से 24 के बीच में क्या रखा गया है। देखिए, शोषण के विरुद्ध समानता तो हमारे पास किसमें है? आर्टिकल 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध समानता। भारतीय संविधान के अनुसार देश की आय के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल में रखी गई? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बहुत बढ़िया। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बहुत तेजी से कमेंट करेंगे, है ना। क्लास बीच में ग्लिच कर गई थी, बहुत बेकार हो गया। तो आप कहेंगे 14 वर्ष से कम बच्चों को लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया था? किस संविधान संशोधन? फटाफट से बता देंगे ईयर और संविधान संशोधन। कौन सा ईयर था और कौन सा संविधान संशोधन था, मुझे ये बताएंगे। कौन सा ईयर और कौन सा संविधान संशोधन था? कौन सा ईयर, कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा ईयर? आर्टिकल 21A में रखा गया, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 21A में रखा गया है। संविधान संशोधन कौन सा था? बहुत बढ़िया, 86 में था। ईयर कौन सी थी जिसमें संविधान संशोधन किया गया था? बहुत बढ़िया, 2002। तो आप याद रखेंगे क्या? आप याद रखेंगे कि जो 14 या उससे कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा की जरूरत है। ये आर्टिकल 86, ये संविधान संशोधन 86 में 2002 में रखा गया, और ये अनुच्छेद है 21A। कौन सा? अनुच्छेद 21A है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध, निरोध को किसमें रखा गया है? आर्टिकल 22 में है निवारक निरोध। आर्टिकल 22 में निवारक निरोध। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? मूल अधिकार 5 से 11, 36 से 51, 52 से 78, 12 से 35। मूल अधिकारों को किसमें रखा गया है? मूल अधिकारों को किसमें रखा गया? 12 से 35 में मूल अधिकार है।
या फिर 52 से 78 में मूल अधिकार है, या फिर 36 से 51 में मूल अधिकार है, या फिर अनुच्छेद 5 से 11 में मूल अधिकार है। देखिएगा 36 से 51 में क्या है हमारे पास, डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी है 36 से 51। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में हमारे पास क्या है, नागरिकता है ना, क्या है, नागरिकता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में क्या हमारे पास, संघ की परिभाषा है, संघ के बारे में बताया गया 58 से हमारे पास 52 से लेकर 78 तक, है ना। बात करें 12 से लेकर 35 तक, तो इसमें क्या बताया गया हमारे पास, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया, मूल अधिकार। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंधित है। जीवन, दाह एवं वैदिक कौन सा हमारे पास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में रखी गई है, 31, 12, 22 या फिर 21, या फिर 21। तो आप कहेंगे हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, निवारक निरोध तो हो गया हमारे पास किसमें, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 21 संबंधित है किससे, आर्टिकल 21 संबंधित है हमारे पास जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, है ना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 21। नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन छोड़िएगा, यहां पर आइएगा, आगे की ओर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ये नंबरिंग गलत होगी, इसे छोड़िएगा ना, नंबरिंग पर मत जाइएगा, नंबरिंग गलत हो गई है। चलिएगा, मुझे इसका आंसर करेंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। आयरन का जो हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं उसमें किसका यूज करते हैं। लव मैरिज 21 में है, मानोगे नहीं, लव मैरिज ही करके मानोगे, है ना। पापा मम्मी के पीछे पड़े हुए हैं कि उनका बिल्कुल हम मतलब जान ले लेंगे उनकी, है ना। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, ऐसी धातु है चांदी। एल्यूमिनियम, हमारी भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम है ना। इसके अलावा तांबे को लेकर बात करें, मानव के द्वारा यूज की गई पहली धातु तांबा थी। और बात करें नाइक्रोम को लेकर, तो हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम को बनाया जाता है, जो कि निकिल और क्रोमियम से बना होता है, निकिल व क्रोमियम से बना होता है, निकिल व क्रोमियम से बना होता है, ठीक है। अच्छा, सोल्डर धातु आती है, सोल्डर, सोल्डर जिसे कहते हैं टांका धातु, सोल्डर ये किसकी बनी हुई होती है, सोल्डर जिसे हम फ्यूज तार में भी यूज करते हैं, फ्यूज में भी यूज करते हैं सोल्डर। सोल्डर किसकी बनी हुई होती है, सिंपली मुझे बताएंगे सोल्डर किसकी बनी हुई होती है। तो सोल्डर बनी होती है सीसा, सीसा प्लस टिन की, सीसा प्लस टिन की बनी हुई होती है सोल्डर धातु। सीसा कितना होता है 70% और टिन कितना होता है 30%, है ना। उससे क्या बनती है, उससे हमारे पास बनती है सोल्डर धातु, याद रखेंगे सोल्डर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कांसा किससे मिलकर बनी होती है, कांसा, कांसा धातु मुझे बताएंगे किससे मिलकर बनी होती है, कांसा, कांसा किससे मिलकर बनी होती है, कांसा किससे मिलकर बनी होती है, फटाफट से बताएंगे, कांसा धातु किससे मिलकर बनी होती है। कांसा किससे मिलकर बनी होती है, बहुत बढ़िया। कांसा किससे मिलकर बनी होती है, तांबा और टिन से, है ना, तांबा और टिन से मिली होती है कांसा। अब मुझे एक चीज बताएंगे, भारत की प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, भारत की प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, भारत की प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी हमारे पास, कांस्य युगीन सभ्यता वो थी हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्रित धातु है, कांसा। अच्छा, स्थायी चुंबक बनाने में किसका यूज किया जाता है, स्थायी चुंबक बनाने में किसका यूज किया जाता है। स्थायी चुंबक की खास बात क्या होती है, स्थायी चुंबक की खास बात होती है कि स्थायी चुंबक जो होती है ना, हीट करने पर अपना चुंबकीय गुण खराब कर देती है, खत्म कर देती है, उसे कहते हैं स्थायी चुंबक। और स्थायी चुंबक किसकी बनी हुई होती है, एक बार मुझे बता देंगे। स्थायी चुंबक बनाई जाती है एल्निको की, एल्निको की बनाई जाती है स्थायी चुंबक, है ना, याद रखेंगे, सिंपल है। मैं बात करूं कांसे को लेकर, तो किससे बना होता है, तांबा और टिन से बना हुआ तो है हमारे पास कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, अगले क्वेश्चन के बारे में मुझे बताएंगे, स्थायी चुंबक किसकी बनाई जाती है, स्थायी चुंबक किसकी बनाई जाती है, स्थायी चुंबक निम्नलिखित में से किसकी बनी हुई होती है, स्थायी चुंबक। बहुत बढ़िया, स्थायी चुंबक को लेकर बात करें, बहुत बढ़िया, स्थायी चुंबक। अच्छा, मुझे बताएंगे हम एक चीज बनाते हैं क्या, हम एक चीज बनाते हैं स्टील, स्टील किससे बनाते हैं, स्टील, स्टील किससे बनाते हैं, स्टील, लोहे के साथ क्या मिलाएं जो स्टील बन जाएगा, लोहा प्लस क्या मिलाएं जो स्टील बन जाएगा, लोहे के साथ क्या मिलाएं जो स्टील बन जाएगा,
लोहे के साथ क्या मिलाएं जो स्टील बन जाएगा? तो आपने लोहे के साथ कार्बन को मिलाने पर स्टील बन जाता है। लोहा प्लस कार्बन इज इक्वल टू स्टील। ठीक है, ठीक चलिएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? एल्निको की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ब्रास है ना, ब्रास जिसे कहते हैं पीतल। पीतल में कितने कितने परसेंट क्या होता है? पीतल मतलब कांसा है ना, कांसा जो होता है उसमें कितना कितना क्या क्या होता है? सॉरी कांसा, कांसे के बारे, पीतल के बारे में पूछा गया, सॉरी पीतल के बारे में पूछा गया आपसे। जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा और जस्ता और तांबा कितने कितने परसेंट क्या होता है? तो सबसे पहली चीज हमारे पास पीतल जो है दो चीजों से मिलकर बनी है, जस्ता और तांबा। अगर पीतल को लेकर बात करें तो इसमें 30% तो जस्ता होता है और 70% इसमें तांबा होता है। 20% 30% क्या होता है इसमें? जस्ता, और 70% इसमें तांबा होता है। जस्ता और तांबे से मिलकर बनी हुई होते हैं हमारे पास पीतल। सीसा और टिन का मिश्र धातु कौन सी है? सीसा और टिन की मिश्र धातु कौन सी है? सीसा और टिन की मिश्र धातु कौन सी है? सीसा और टिन, स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा या फिर सोल्डर? सीसा और टिन, मैंने आपको बताया था सीसा और टिन, सोल्डर जिसे धातु कहते हैं, जिसका यूज हम फ्यूज बनाने में करते हैं, ये किससे मिलकर बनी होती है? सीसे और टिन से मिलकर बनी हुई होती है ना, सीसा और टिन से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट, सोल्डर टांका का घटक है, सोल्डर और टांका का घटक है। अब आपसे प्रतीक के बारे में, मतलब एक प्रतीक दे दिया है, अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, प्रतीक को लेकर पहचान पा रहे हो कि नहीं? सोल्डर यानी टांका के घटक है, टांके का घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा हमारे पास? सीसा और, देखिएगा ये जो है ना हमारे पास ये वाला सीसा और टिन, टिन को डिनोट किया जाता है एसएन से और सीसे को डिनोट किया जाता है पीबी। पीबी और एसएन मतलब सीसा और टिन। नेक्स्ट, अब मुझे बताएंगे इसके बारे में, मुझे आंसर करेंगे ये वाला कौन सा असंगत है? असंगत युग्म का चयन कीजिएगा। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा, सल्फर व फास्फोरस माचिस की तिल्ली, अच्छा, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी, मैग्नीशियम और रजत स्टेनलेस स्टील। मैग्नीशियम और हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम और रजत स्टेनलेस स्टील। बताइए कौन सा हमारे पास युग्म असंगत है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक हवा है, गैस है, बिल्कुल ठीक बात है, एयर है, हवा में पाई जाती है। सल्फर और फास्फोरस का यूज माचिस की तिल्ली में किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी एकदम से ठीक है ना। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी मिलता है, H2O, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेनलेस स्टील नहीं बनती है, स्टेनलेस स्टील किससे बनती है? लोहे के साथ कार्बन बनाने से स्टेनलेस स्टील बनती है। ठीक है, चलिएगा। किसी मिश्र धातु के एक, आप मुझे बताएंगे, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन ये है आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है, हमें ये बताइएगा कि किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी, है ना। अच्छा, आपसे पूछा गया है कोई भी दो धातुएं हैं, एक है धातु और दूसरी जो इसमें मिश्रण किया गया वो है मरकरी यानी पारा, मरकरी यानी पारा। आपसे पूछा गया है इस संयोग को क्या कहा जाएगा? इस संयोग को किस नाम से जाना जाएगा? इस संयोग को किस नाम से जाना जाएगा? अगर आपसे कभी ऐसा पूछे तो इसे कहा जाता है अमलगम। क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है, अमलगम इसे बोला जाता है। आप याद रखेंगे किसी भी धातु को पारे के साथ मिलाने पर अमलगम बनता है, लेकिन एक ऐसी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम नहीं बनाती है, कौन सी ऐसी धातु है? यानी जो पारे में नहीं घुलती है, ऐसी कौन सी धातु है? मुझे ये भी बताएंगे, ऐसी कौन सी धातु है जो पारे में नहीं घुलती है? तो आप कहेंगे पारे में नहीं घुलने वाली धातु का नाम है लोहा। लोहा एक ऐसी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है, जो अमलगम नहीं बनाती है, क्या है? वो है पारा, सॉरी लोहा। पारे के साथ नहीं घुलता है, तो आप याद रखिएगा यह पारे के साथ नहीं घुलता है और ये अमलगम नहीं बनाता है, ये अमलगम नहीं बनाता है, याद रखेंगे, सिंपल था। अच्छा, मुझे एक चीज का आंसर करिएगा, मैं आपसे पूछता हूं एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? कितने अनुपात में क्या लें जब हमारे पास एक्वा रेजिया बने? कौन सा अनुपात कितना ले जब हमारे पास एक्वा रेजिया बने? दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, एक्वा रेजिया के अलावा मुझे बताएंगे, एक्वा रेजिया के अलावा मुझे बताएंगे सबसे बड़ी ऊष्मा की चालक धातु, ऊष्मा की चालक धातु कौन सी है? ठीक है, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, यहां से क्वेश्चन पूछा गया एक्वा रेजिया, HCl प्लस HNO3 का हम सॉल्यूशन लेंगे, उसे कहा जाएगा एक्वा रेजिया,
3:1 यानी HCl का 3 और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 अनुपात लेंगे तब हमारे पास एक्वा रेजिया बनेगा। सबसे बड़ी चालक ऊष्मा की कौन सी? वो है पारा। पारा है सबसे बड़ी ऊष्मा की चालक। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखोगे। अरे हाँ है ना। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ये बनता है अमलगम। क्या बनता है? अमलगम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूरे 5,000 रुपए के लिए। हमारे पास है कॉन्स्टेंटन डैश धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। किसका यूज करके कॉन्स्टेंटन धातु बनाई जाती है? किसका यूज करके कॉन्स्टेंटन धातु बनाई जाती है? फटाफट से मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताएंगे बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एक बार बताना। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? सिनेबार किसका है? सिनेबार किसका अयस्क है? एक बार बताना। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार, बॉक्साइट और सिनेबार किसके अयस्क है? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं किससे बनाई जाती है? कॉपर और निकिल से बनाई जाती है हमारे पास कॉन्स्टेंटन धातु, है ना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आप बॉक्साइट को लेकर बात करिए, किसका है? एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है हमारे पास बॉक्साइट अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, याद रखेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं सिनेबार को लेकर, सिनेबार किसका है? पारे का। अब मैं गधे सिनेबार को पूछ रहा हूं। सिनेबार, सिनेबार किसका है? बताना जरा। ₹5,000 चाहिए? आपका सही था। आपको 5,000 नहीं, आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, है ना। क्योंकि मांगने की भी हिम्मत होती है, मांगने के लिए भी जिगर चाहिए। आपने मांगा है, आपको 50,000 दिए जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। किसका होता है? HG पारा, है ना। सिनेबार। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापक उपकरण में सामान्यतः डैश का यूज किया जाता है। ऊंचा ताप हमें नापना है, तो ऊंचा ताप नापने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? जैसे आप कभी देखते हो प्रेस, है ना, प्रेस। प्रेस में आप देखिएगा कभी भी धातु का यूज नहीं किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि हीट पकड़ने पर धातु मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? मेल्ट होने लगती है। तो इसमें किसका यूज किया जाता है? अलॉय, है ना। अलॉय यानी मिश्र धातुओं का यूज किया जाता है ऊंचे तापमान नापने के लिए। किसका? अलॉय, अलॉय यानी मिश्र धातुओं का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त शरीर के शेष भाग में कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लिया जाता है। ग्रसिका, कुपिका। देखिएगा जब आप लंग्स को देखते हो ना, लंग्स को जब आप देखते हो तो लंग्स का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर हमारे पास क्या आती है? श्वास नली। ये दो भागों में बढ़ जाती है, इसे कहते हैं ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंकाई। यहां पर होते हैं हमारे फेफड़े। यहां पर क्या होते हैं? हमारा होते हैं हमारे फेफड़े, है ना, फेफड़े होते हैं। इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है ये भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। और इनके लास्ट वाले पार्ट पर हमारे पास क्या होते हैं? लास्ट वाले पार्ट पर यहाँ पर इसमें छोटे छोटे गुब्बारे तरीके से होते हैं, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिन्हें कहा जाता है वायु कूपिका, है ना। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वायु कूपिका। और ये वायु कूपिका क्या करती है? तो आपने सर ये वायु कूपिका करती है जो हमारे पास जो इम्प्योर ब्लड है ना उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम करती है ना। इम्प्योर ब्लड में क्या मिलाती है? ऑक्सीजन मिलाती है। इन्हें कहते हैं वायु कूपिका या फिर, है ना, वायु कूपिका या फिर, हाँ वायु कूपिका इन्हें बोला जाता है। देखिएगा समझिएगा ये क्या काम करती है। ये हमारे पास जो ब्लड आता है, ब्लड, उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम करती है। कार्बन डाइयुक्त ब्लड में ऑक्सीजन मिला के काम करती है और ये ब्लड को प्योर करने का काम करती है ना, प्योर करने का काम करती है। आंत को लेकर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन को लेकर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहां पर सबसे ज्यादा पाचन होता है हमारे खाने का। आमाशय को लेकर बात करें, इसका आकार जे के आकार का होता है। इससे पेप्सिन, रेनिन, HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है और सर्वाधिक समय तक खाना हमारे पेट में रहता है। और हमारे पेट में जो है खाना कितने घंटे? 5 से 6 घंटे रहता है।
इसके अलावा ईसोफेगस को लेकर बात करें, ईसोफेगस जो है पाचन का ऐसा भाग है जिसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें कृमानुकुंचन की क्रिया होती है। कृमानुकुंचन मतलब खाने का फिसलकर पेट में जाने की क्रिया होती है ना। वायुकुपिका क्या करती है, ये हमारे पास CO2 वाले ब्लड में O2 मिलाकर उसे शुद्ध करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की मुद्रा क्या है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है ना। ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है। हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, जिसमें से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। कितनी, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। 38 को दो भागों में बांटा जाता है, 36 प्लस 2 है ना, 36 प्लस 2, 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी है ना, 2 एटीपी। 36 एटीपी जो है ये टोटल प्योर बनती है, और 2 एटीपी जो है ये कोशिका यूज कर लेती है, सेल के द्वारा यूज कर ली जाती है। तो बनती तो हमारी बॉडी में कितनी एटीपी ऊर्जा है, 38 एटीपी बनती है, लेकिन 38 एटीपी में से 2 एटीपी कोशिका स्वयं के लिए यूज कर लेती है और 36 एटीपी प्योर बनकर आती है। इसे कहा जाता है ऊर्जा का सिक्का। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऊर्जा का सिक्का। तो किस में बनती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। किस रूप में ऊर्जा बनती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट, इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, कोशिका की खोज तो आप बताएंगे, मुझे बताएंगे कोशिका की खोज के साथ साथ आप मुझे बताएंगे जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत किसने दिया था, है ना। किसको पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। किसे कोशिका का सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, की थैली कहा जाता है। इसके अलावा मुझे बताएंगे किसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है कोशिका की। इसके अलावा मुझे बताएंगे कहां पर हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये मुझे आप बताएंगे। इसके अलावा मुझे आप बताएंगे क्या, मुझे आप बताएंगे कोशिका के बारे में, ये मुझे बताएंगे कि हमारे पास कलर जो आते हैं, है ना, पौधों में जो कलर आते हैं वो किसके कारण आते हैं। पौधों में कलर, पौधों में जो कलर आते हैं वो किसके कारण आते हैं। इन सभी के आंसर आप मुझे देंगे, इन सभी के आंसर आप मुझे देंगे। अगर मैं बात करूं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व श्वान ने दिया था, स्लाइडन व श्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन व श्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। इसके अलावा पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। आत्महत्या की थैली कहा जाता लाइसोसोम्स को, लाइसोसोम्स को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्लियर है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता हमारे पास ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता हमारे पास गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को, गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को कहा जाता ट्रैफिक पुलिस। इसके अलावा याद रखेंगे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा पौधे के कलर आते हैं हमारे पास किसके कारण, प्लास्टिड के कारण या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसके कारण क्या आते हैं, कलर आते हैं प्लांट में, याद रखेंगे। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं मुझे सिंपल सी चीज बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने बताया सबसे पहले कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, अगला क्वेश्चन पूरे 5000 रुपए के लिए, जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है, जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है मुझे बताइए, जीवों की मूल निर्माण इकाई, जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है। तंतु, कोशिका, अस्थि यानी बोन। हमारी बोन किसकी बनी हुई होती है, तो हमारी बोन जो है मोस्टली कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है हमारी बोन्स, है ना। ऊतक क्या होते हैं, ऊतकों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप याद रखेंगे किसको कहा जाता है बेसिक यूनिट, कोशिका को कहा जाता है जीवित इंसान की बेसिक यूनिट। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन कौन सा है।
प्रोकैरियोटिक होती है पुरानी कोशिकाएं, है ना, पुरानी कोशिकाएं। इनमें क्या होता है, इनमें डीएनए जो है पानी में तैरता रहता है, डीएनए इसमें क्लोज नहीं होता है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे पास 70S की होती हैं, जबकि जो हमारे पास यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो 80S की होती हैं, 80S राइबोसोम्स की होती हैं। ठीक है, चलिएगा। डीएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन इनका डीएनए जो है वो बिखरा हुआ होता है, किसमें, कोशिका द्रव में, है ना, कोशिका द्रव में बिखरा हुआ होता है, वो कहलाती है हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब है पुरानी कोशिकाएं, है ना, पुरानी कोशिकाएं हैं। तो आप याद रखेंगे, केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। नहीं, ये तो किसकी विशेषता, ये तो यूकैरियोटिक की विशेषता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, एक ही गुणसूत्र होता है। झिल्ली का आबद्ध कोशिकाओं के उपस्थित होते हैं, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है ना, और वो भी किसमें, कोशिका द्रव में फैला हुआ होता है, वो भी कोशिका द्रव में फैला हुआ होता है। अरे भाई, केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, ये प्रोकैरियोटिक की विशेषता नहीं, यूकैरियोटिक की विशेषता है ना। इसमें एक ही केंद्रक होता है और एक ही गुणसूत्र होता है, वो भी कोशिका द्रव में फैला हुआ होता है, वो भी किसमें, कोशिका द्रव में फैला हुआ होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव शरीर की, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से, मुझे आप बताएंगे, इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी कोशिका, देखिएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ना, कौन सी है? लंबी, है ना। अच्छा, मुझे बताएंगे सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका। मुझे बताएंगे सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका किसकी है? मुझे बताएंगे कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहां की है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी सेल कौन सी है ना। नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है? नर्वस सिस्टम की यूनिट, नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है? इसके अलावा मुझे बताएंगे, इसके अलावा मुझे बताएंगे क्या? मुझे बताएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट क्या है? यानी हमारे पास उत्सर्जन तंत्र की यूनिट क्या है? देखिएगा, सबसे छोटी कोशिका किसकी? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका है, कि अंडे की सबसे बड़ी कोशिका है ना। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है एग की, है ना, एग, एग, एग मतलब फीमेल बॉडी का एग। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी? स्पर्म की, स्पर्म की है। अब बहस मत करना किसी लड़की से, फालतू की, समझ गए। चलिएगा, नर्वस सिस्टम की इकाई यूनिट कौन सी? वो है हमारे पास न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की कौन सी? वो है हमारे पास नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वो किसकी है? नेफ्रॉन हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की है। आपसे पूछा सबसे लंबी को लेकर बात करें तो सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। ये लंबाई है, ये बड़े का, ये बड़े का फर्क है, लंबे का फर्क है। तो लंबी तंत्रिका कोशिका होती है मानव शरीर में। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट, अब मुझे बताएंगे, इसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ये हाँ, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। किसे पावर हाउस कहा जाता है? किस पार्ट को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? किस पार्ट को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? अंतःप्रदब्बी जालिका, लवक, गोल्जिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये किसका निर्माण करती है? ये प्रोटीन का निर्माण करती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वसा का निर्माण करती है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लवक को लेकर बात करें, लवक तीन प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये हरा कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट, ये कोई कलर नहीं देता है। और क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन कलर देता है
है ना, जैसे बीजों के कलर, ये लवक होते हैं जो केवल हमारे पास प्लांट सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद आती है गोल्जी काय। गोल्जी काय को लेकर बात करें, गोल्जी बॉडी को लेकर, ये पैचिंग का काम करती है। कौन सी चीज कहां पर कोशिका में जानी है, इसे पोस्ट ऑफिस की संज्ञा दी जाती है या फिर इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास ऊर्जा का निर्माण करती है, इसीलिए विद्युत गृह यानी इसे कहा जाता है हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल। यहीं पर हमारे पास क्या बनती है, यहीं पर हमारे पास एनर्जी बनती है, इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसे कहा जाता है। चलिए लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मुझे बताएंगे आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? द्विखंडन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, सूत्री विभाजन के द्वारा, असूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा संतति कोशिका से हमारे पास आधी रह जाती है, ये बताएंगे किस मेथड के द्वारा, फटाफट से मुझे बताएंगे किस मेथड के द्वारा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर आज की क्लास आपकी यहीं तक रखेंगे। आज हमने लगभग 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। बहुत बढ़िया। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी रह जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी है, और फटाफट से बताएंगे। कल से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बढ़ाएंगे और ज्यादा करेंगे। आज हमने 50 क्वेश्चन किए, तो नॉर्मली आपके 500 के क्वेश्चन, 600 के क्वेश्चन हर चैप्टर से होंगे। आज हमने पॉलिटी की, आज हमने ज्योग्राफी की, आज हमने केमिस्ट्री की, और आज हमने बायोलॉजी की, है ना। हमने 5 सब्जेक्ट, आज 4 सब्जेक्ट आज हमने उठाए। कल हम 4 अलग सब्जेक्ट उठाएंगे। इस तरीके से हम सारे के सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, तो आपको पता होना चाहिए वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, विषाणु में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, यानी कोशिका के रूल को फॉलो नहीं करता है ना, कोशिका के रूल को फॉलो नहीं करता है। आप ये चीज याद रखेंगे। दूसरा, वीडियो को लाइक तो करके जाएंगे ही जाएंगे, है ना, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़ के जाएंगे, आप सभी को क्लास कैसी लगी, आप सभी को क्लास कैसी लगी, प्यारी सी कमेंट आप छोड़कर जा रहे होंगे। बाकी आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। पर डे 7 AM पर इस क्लास से लाइव जुड़कर इसका हैंड टू हैंड खत्म कर देंगे सारी की सारी चीजों को। अब कोशिश ये रहेगी कल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हो कि आप लगातार बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आज हमने 50-60 क्वेश्चन कवर किए, लेकिन कल से कोशिश करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और बढ़ाया जाए, है ना, और बढ़ाया जाए। बाकी जो आपकी 6 हमारे पास 6 PM पर जो क्लास हो रही है 1000 क्वेश्चन की, उसे अच्छे से करते रहना। उसमें 500 क्वेश्चन हो गए हैं, 500 और बचे हैं, तो 1000 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप साइंस की क्लास को देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने साइंस को कराया है, तो एक बार उस साइंस की क्लास को जरूर देख लेना। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको चैनल पर यहां पर साइंस की क्लास मिल जाएगी। रात मैंने कराया था, अगर किसी ने नहीं देखी है देखिएगा। साइंस के 2 पार्ट हैं, मैं एक बार नॉर्मली आपको बता देता हूं। साइंस के 2 पार्ट है। जब आप यहां पर जाओगे तो यहां पर आपको 2 पार्ट दिखेंगे साइंस के। इस वाले लाइव वाले पोर्शन में जाओगे प्लेलिस्ट में, तो एक पार्ट आपको दिखेगा साइंस का, ये वाला पार्ट है ना, जो मैंने लगभग 4.5-5 घंटे की क्लास है, ये वाला। इसमें 2 चीजें हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी। और कल जो मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको एक क्लास कराई थी, ये करीब 6 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास है ये वाली। इसमें मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री को कराया है। किसको कराया, कंप्लीट केमिस्ट्री को। तो अगर आप इन दोनों क्लासों को कर लेते हो तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएंगी एकदम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी 1000 क्वेश्चन के जो 10 पार्ट हो चुके हैं उन्हें अच्छे से कर लो, ताकि बाकी के जो 5-6 क्लास और होनी है 500 क्वेश्चन को लेकर, आपके 1000 क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है। दूसरा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैराथन है, ये केवल आरपीएफ वाले बच्चों के लिए नहीं, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। जीडी का पेपर देंगे वो भी है, इसके अलावा वो हमारे पास कोई भी किसी का भी पेपर देगा, एनटीपीसी का देगा, ग्रुप डी का देगा, सभी के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन के तरीके तो वही रहेंगे, है ना, तो इस पर भी फोकस करेंगे। लगातार इन चीजों का रिवीजन करेंगे, जो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई। साइंस 1000 क्वेश्चन और आरपीएफ मैराथन, इनको रेगुलर कीजिए। आप देखोगे 1 महीने में आप में वो निखार होगा जीएस को लेकर जो किसी में नहीं होगा, इतना प्रॉमिस है, ठीक है। बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद। चलिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करके जाएंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। सभी को बाय बाय, टेक केयर।